हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सेंट्रल बैंक में पूछे जाने वाले रीजनिंग मैथ का मॉडल प्रश्न पेपर, जो आपके लिए बिल्कुल ही लाभदायक साबित होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं, प्रत्येक चैप्टर वाइज क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लगाएं और आपका स्कोर कितना रहे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्याएं 5 संबंधित 7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 2 संबंधित 3 हो जाता है। तो उन संख्याओं का गुणनफल बताना है। यानी दो ठो संख्या होगी, अगर कोई संख्या हमारा x होगा और एक होगा y, इन दोनों का गुणा करके ही बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है दोनों वो संख्याएं। जिसको आ रहा है आंसर वो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, नहीं तो हम बता रहे हैं वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम लोग दोनों संख्याएं ज्ञात करना है तो दो विधि से लगा सकते हैं, एक बेसिक विधि और एक ट्रिक विधि। ट्रिक विधि में हमने आपको आयु वाले यानी एज वाले में हमने बताया था कि अनुपात से हम लोग कैसे सवालों को हल करेंगे। यानी दिया है 5 संबंधित 7 और 2 संबंधित 3, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर देखेंगे अनुपात में कितने कितने का अंतर है। देखिए, 7 से घटाइए 3 यानी 4 घटा है, 5 से घटाइए 2 3, ठीक है। तो दोनों ओर तो हमारा अनुपात बराबर आया नहीं, तो सबसे पहले अनुपात बराबर होना चाहिए तभी आपका सवाल बनेगा। तो अगर अनुपात बराबर नहीं है तो हम सबसे पहले हम लोग अनुपात बनाएंगे, बराबर करेंगे। तो 5:7 और 2:3, ठीक है। अब अनुपात बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर का अंतर और नीचे का अंतर और विपरीत में गुणा करेंगे। यानी 5-7 का अंतर कर दीजिए 2, 3-2 का अंतर कर दीजिए 1। अब नीचे वाले अंतर का ऊपर गुणा, ऊपर वाले अंतर का नीचे गुणा। बस 1 से 5 में करेंगे 5 और 7 में 1 का करेंगे 7, नीचे कर दीजिए 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6। अब अंतर देखेंगे तो बराबर आ गया होगा, यानी 7 से घटा है 1, इधर भी 5 से घटा है 1, यानी एक वैल्यू ही बराबर दिया है हमारा 8। अब सबसे पहले दोनों वो संख्या निकालेंगे। तो 8 का 5 में गुणा करें, 8×5 40 और 8 से 7 में गुणा करें, 8×7 56, यानी 40 और 56 वो दोनों संख्याएं हैं। अब इन्हीं दोनों का गुणा करके बता दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। बस 4 का गुणा कर दीजिए, जीरो लगा दीजिएगा। 6×4 के 24 को 4 2, 4×5 20, 2 22 और एक जीरो लगा दीजिए, 2240। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, बी। नहीं तो आप एक और विधि से लगा सकते हैं, जैसे 5x इसको माने बटा में 7x इसको माने। प्रत्येक में 8 घटाना है, इसमें भी 8 घटाइए, फिर इसमें भी 8 घटाइए। अब घटाने के बाद अनुपात क्या हो रहा है, 2/3। बस यहाँ इसको इधर गुणा करिए, इसको इधर गुणा करिए और x का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद फिर वो संख्याएं ही आएगी और फिर आपको गुणा करके बताना है। जिस विधि से आप लगाना चाहते हैं लगाएं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 2 नंबर। एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक आवश्यक है। एक अभ्यर्थी जो है 238 अंक पाया और 26 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। एक परीक्षा हुआ है, उसमें 33% पाना बिल्कुल ही अति आवश्यक है, तभी आप पास कर पाएंगे। जैसे ही अगर 33 से नीचे रहेंगे तो आप फेल में हो जाएंगे। तो एक लड़का हुआ क्या है कि 238 अंक पाया है, लिखेंगे 238 अंक, और वो 26 अंकों से फेल हो गया है। और यहाँ पे 33% अंक एकदम बिल्कुल पाना जरूरी है। तो हमारा इतना परसेंट बराबर जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक होगा वो बराबर हो जाएगा। तो देखिए, 238 अंक पाया है और 26 अंकों से फेल हो गया है, तो इसको पहले 26 अंक दे के हम लोग पास करा देते हैं। वास्तव में नहीं पास कराएंगे, सिर्फ सवाल बनाने के लिए पास करा रहे हैं। 8×6 14, 3×2 5 1 6 और 2, यानी 264। अब कह सकते हैं हम लोग कि परसेंटेज में पास होने के लिए 33% और अंकों में पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है, 264। इतना बराबर ये इक्वल है, यानी बराबर है। बस 100% का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। लिखेंगे 264, परसेंटेज का मान ऊपर जाएगा 100 और बटा में कितना है 33। कटाइए अब 3 से, सॉरी 11 से कटाएंगे, 11 3 33, इसको भी कटाइए, 11 दूना 22 और 11 चौक 44। 3 से कटा दीजिए इसको, 3×8 24, यानी 800 हमारा बिल्कुल सही होगा। 800 नंबर का परीक्षा था। देखिए, ऑप्शन में तो लिखा नहीं है कोई, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है लिखने में। हम इसी को मान लेते हैं, डी वाले को। 800 नंबर का ये परीक्षा था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल इसका हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा 3 नंबर। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है।
देखिए लग रहा है कि सवाल इसको आंसर ही नहीं दिया जा सकता, लेकिन ऐसे भी सवाल आते हैं। तो सबसे पहले समझिए औसत यानी बीचों बीच को कहा जाता है औसत। जो 5 लोगों में बीचों बीच जो में खड़ा होगा वो उसे हम लोग औसत कहेंगे। उसी तरह 4 गो क्रमागत संख्याएं हैं। अब क्रमागत संख्या का मतलब कैसे, लगातार चली होगी। जैसे हमने 10 चालू किया, उसके बाद 12, उसके बाद 14, ये क्रमागत संख्याएं, वो भी सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो उसी तरह 4 गो क्रमागत संख्याओं का औसत था हमारा 51 था, ठीक है। लेकिन ये जो औसत है 51 है, ध्यान दीजिएगा ये संख्याएं नहीं है। तो हमारी लगातार वो चारों संख्याएं होगी। तो 51 के बाद हमारी अगली संख्या सम क्या होगी, 52, और अगली संख्या क्या होगी, 54, और इससे 51 से पहले सम संख्या क्या होगी, 50, और 50 से पहले कितना, 48। देखिए 4 वो संख्याएं निकल गई हमारा, वो भी सम, 48, 50, 52, 54। अब इन्हीं को जोड़ के फिर 4 से भाग देंगे तो आपका 51 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ ये बताना है उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए 54 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, सी। अगर छोटी संख्या पूछता तो 48 ट्रिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न होगा 4 नंबर, 400 रुपये की धनराशि पर 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर रुपए में बताना है आपको। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ब्याजों का अंतर बताना है। मूलधन तो सेम रहेगा, यानी 400 रुपये पे ही 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, और उसके बाद 400 रुपये पे 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे, और उन्हीं ब्याजों का अंतर बता देना है। तो आप जिस तरह करना चाहते हैं करें। देखिए हम कैसे लगाएंगे इसको। 400 रुपया है, मूलधन सेम है। अब 10% की दर से पहले 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, और 10% के पहले दर से 2 साल का साधारण ब्याज निकालते हैं। डायरेक्ट ब्याज का ही अंतर लेके और मूलधन पे निकाल देंगे। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी प्लस ए गुणते बी बटा में 100, इस पर हम लोग लगाएंगे। तो जैसे हम 10% की दर से निकालेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणते 10 बटा में 100, 0 0 0 0 कटेगा, यानी 21% हमारा आ गया कितना, CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 21% है। साधारण ब्याज का डायरेक्ट आर में टी का गुणा कर दिया, यानी 10 गुना के 20%, ठीक है। अब दोनों प्रतिशत साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब ब्याजी का डायरेक्ट अंतर लीजिए प्रतिशत में, तो 21 में से 20 घटा दीजिए 1%। अब 400 रुपये का 1% निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। परसेंटेज के लिए नीचे 100। देखिए 0 से 0 कटेगा, 4 में का गुणा करेंगे, 4 ही रुपया हमारा आएगा, यानी डी बिल्कुल सही आंसर होगा, 4 रुपया का अंतर आएगा, ठीक है। आप उस तरह भी कर सकते थे कि 400 रुपया पे पहले 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे, ठीक है। 0 0, 4 दूना के 8, 80 रुपये यहाँ पे आ गया, उसको निकालेंगे तो 84 आ जाएगा। तो वही बताना है फिर अंतर। अगला क्वेश्चन होगा 5 नंबर, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 750 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर देती है, और एक पुल को 15 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई आपको ज्ञात करना है। देखिए ऐसा लग रहा होगा जैसे आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को रोक दीजिएगा, पहले अपने दिमाग से इसको आंसर को हल करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तब आप देखिए उसको कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए 250 मीटर लंबी, सबसे पहले आपको सवाल को समझना पड़ेगा कि आखिर सवाल में कैसे किस ट्रैक पे हमें जाना है। सही दिशा में अगर करेंगे तो सही आंसर आएगा, गलत जैसे ही करेंगे आपका आंसर गलत आने लगेगा। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 750 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार करती है। तो देखिए जब ट्रेन कोई है और लंबा प्लेटफार्म को पार करेगी तो अपनी दूरी और वो प्लेटफार्म की दूरी जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेन का भी लंबाई है और प्लेटफार्म का भी लंबाई है। तो इसको हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे, 7 दूनी 9, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1000, यानी 1000 टोटल जो लंबाई है इसको पार करने में 20 सेकेंड ले रही है। ये वाला हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है जो बराबर, यही ट्रेन होगी 250 मीटर लंबा और एक पुल को पार कर, यानी 250 मीटर लंबी ट्रेन, अब प्लस पुल की हमें लंबाई तो पता नहीं है, यक्स कर लेंगे इसको। अब बट्टा में इसको कितना देर में पार करिए, 15 सेकेंड में, बस हम लोग का यक्स का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ट्रियक गुणा कर दीजिए इधर ये इधर, लेकिन सबसे पहले आप नीचे नीचे कटा लीजिए, छोटा कर लीजिए। 5 से कटाएंगे, 5 ते 15, 5 से कटा दीजिए, 5 चौके 20। अब 3 का इधर गुणा कर दीजिए, 4 का इधर गुणा कर दीजिए, यानी इधर हो जाएगा हमारा कितना, 3000,
और इधर हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कितना हो जाएगा 250 में आप 4 का गुणा कर देंगे तो 0, 5 चौके 20, 4 दूना 8 2 10, यानी 1000। 3000 प्लस बराबर है 1000 प्लस 4x, क्योंकि x में भी 4 का गुणा जरूर होगा। अब इधर आएगा तो घट जाएगा 2000 बराबर में 4x, x का वैल्यू आपके सामने आएगा। 4 से कटाएंगे 4 5 20, यानी 500 मीटर जो लंबा है वो पुल है। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन होगा 6 नंबर। दो संख्याएं ऐसी हैं जो तीसरी संख्या का 40% और 50% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? यानी 3 संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या का 40% और 50% है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, जो लोग समझ जाएंगे बिल्कुल कर पाएंगे, नहीं तो आप फंसेंगे, जैसे ही आपका आंसर गलत आने लगेगा। सबसे पहले हम तीनों संख्याएं लिखते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, 3 संख्याएं हैं। दो संख्याएं ऐसी हैं जो तीसरी संख्या का, देखिए तीसरी संख्या के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो हम इसको मान लेंगे 100। ठीक है, 100%, क्योंकि सारे परसेंटेज में ही सवाल दिया गया है। जो तीसरी संख्या का क्रमशः जो है 40% और 50% है, यानी 100 का 40% 40 ही होगा, 100 का 50% 50 ही होगा। अब आपको तीनों संख्याएं मिल गई है, पहली 40, दूसरी 50 और तीसरी 100। अब बोला है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। जो पहली संख्या यानी 40 जो है दूसरी संख्या का यानी 50 का कितना प्रतिशत, सिंपल सा सवाल है, 40 बन गया है। बस इसी आपको करना है, समझ में आया? 50 का कितना प्रतिशत, दूसरी संख्या क्या थी, पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी दूसरी संख्या का 40%। बस 100 को ऊपर भेजिए, इधर आ जाएगा 100 और x वाला नीचे आ जाएगा 50। 50 से कम 50, 50 दूना के 100, 40 दूना के 80% हमारा सही आंसर होगा, जो ऑप्शन ए दिख रहा होगा आपको, 80%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखिए हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं, बता रहे हैं, बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैथ रीजनिंग में टाइम लगेगा, इसीलिए हम, आप लोग अगर लगेगा कि नहीं हम पहले इसको हल करें, तो आप लोग वीडियो को रोक दीजिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा और आप उसका हल करके देख लीजिए आपसे बन रहा है कि नहीं। नहीं बनेगा आप वीडियो को फिर चालू करें। ठीक है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो देखिए आयत का लंबाई चौड़ाई से ही क्षेत्रफल बनता है, यानी क्षेत्रफल का सूत्र ही होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आप सिंपल विधि इसको इस विधि पे लगा सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए गुणित बी बटा में 100, क्योंकि 2 परसेंटेज दिया है। ऐसे भी सवाल आते हैं कि किसी के आय में इतना परसेंट की वृद्धि होती है तो उसकी खर्च में इतना परसेंट की कमी आती है, चाहे वृद्धि आती है, तो ऐसे सवालों को इन्हीं पे लगाया जाता है। अब इसी पे रखते हैं 8% प्लस 5% वृद्धि है, इसीलिए प्लस ही रखेंगे, अगर कमी होता तो एक माइनस रखना पड़ता, प्लस 8 गुणित 5 बटा में 100। देखिए ये वाला जुड़ेगा, 8 5 13 प्लस ऊपर वाला गुणा कर दिए, 8 5 40 बटा में 100। 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 कटेंगे 0.4 आ जाएगा, यानी 13.4% की वास्तव में वृद्धि होगी, जो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप बेसिक से इसको समझना चाहते हैं तो समझिए, जैसे हमारा लंबाई हम मान लेंगे इसको 100 और चौड़ाई मान लेंगे हम कितना, ये इसको भी मान लेते हैं 100। तो अगर आप इसको क्षेत्रफल कहेंगे निकालने के लिए तो 100 में 100 का गुणा कर दीजिए 1 और 4 को 0 लगा दीजिए। ठीक है, यानी 10,000 हम लोग का क्षेत्रफल हो गया। ये हमारा सिर्फ बेसिक है जो लगा, इतना आया है। अब हुआ क्या है कि लंबाई में 8% वृद्धि कर देंगे तो लंबाई अब हमारा हो जाएगा 108, फिर चौड़ाई में 5% तो अब 105। अब फिर इसको गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10,000, 8 5 40, यानी कि गुणा करेंगे तो जितना आएगा जैसे इतना आ गया। अब बोला है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तब इसमें से इसको घटाइए और फिर
परसेंटेज के लिए जितना जो बेसिक है उसको रखिए और ऐसे करेंगे तब जाके आपका आएगा। आप सिंपल सा उतना ना समझिए, अगर 2 ठो लंबाई चौड़ाई में वृद्धि दिया है या वृत्त का भी ऐसे क्वेश्चन आता है, किसी वृत्त की त्रिज्या में इतने % की वृद्धि की जाती है, तो आप बताएं, तो इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे a+b पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा 8 नंबर। एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किग्रा के बजाय 950 ग्राम गलत वजन का ही प्रयोग करता है, तो इसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो देखिए 1 किग्रा के बजाय कितने ग्राम का वजन का प्रयोग कर रहा है, 950 का ही वजन का प्रयोग कर रहा है, लेकिन बता कितना रहा है ग्राहक को, 1 किग्रा यानी 1000 ग्राम। अब फायदा कितने का हुआ देख लीजिए, 50 का, यानी 50 का फायदा बट्टा में कितने पे, ग्राहक को कितना दिखा रहा है, वो 950 ग्राम का ही वजन का प्रयोग कर रहा है। वास्तव में दिख उसको तो बता रहा है वो 1000 kg का, यानी 1000 ग्राम का, लेकिन यूज कितना कर रहा है, 950 ग्राम का ही, तो फायदा तो इसी पे होगा। बस इसका 100% निकाल दीजिए। 0 से 0 5 से कटा दीजिए, 19 5 95, यानी 100/19 बी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसको सही बटा में मिल सकता है, 5 सही 5/19, ठीक है, प्रतिशत ऐसे भी लिखा होगा आप कहीं, जैसे सही बटा में, तो बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 9 नंबर। 3 खिलाड़ियों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:7:8 है, तो सबसे बड़े खिलाड़ी की आयु ज्ञात करें। देखिए औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो पहला वाला जो हमारा दिया है 3 खिलाड़ियों का औसत आयु, इससे हम योग निकाल सकते हैं। तो योग निकाल दीजिए, औसत के जगह पे रखेंगे 19, योग हमें नहीं पता है, संख्या तो पता है 3 लोगों का, बस गुणा कर दीजिए, यक्स बराबर यानी योग बराबर कितना निकल गया, 19 तियाँ 57। ठीक है, यानी 57 जो है तीनों लोग का उम्रों का योग हो गया है। ठीक है, अब दिया है 4:7:8, इन लोग का आयु का अनुपात है, यानी 4 7 और 8। अब ये उम्रों का योग जो है ये जोड़ के ही बना होगा, कहें कि तीनों लोग का इसमें उम्र शामिल होगा, और इन्हीं लोगों का ये अनुपात है। आप भी जोड़ दीजिए, बराबर कर लीजिए समीकरण, 8 7 15 4 19, 19 बराबर 57। अब एक का पहले वैल्यू निकाल लीजिए, 19 तियाँ 57, 1 बराबर 3, सब में गुणा कर दीजिए, लेकिन सब में नहीं गुणा करेंगे, पूछा है सबसे बड़े, तो जो अनुपात में व्यक्ति बड़ा होगा उसकी उम्र भी बड़ा होगा। बस 8 में 3 का गुणा कर दीजिए, 8 3 के 24, जो हमारा बी बिल्कुल सही आंसर होगा। सबसे बड़े खिलाड़ी की आयु कितना है, 24 वर्ष। तीनों लोग का पूछा होता सभी अनुपात में गुणा, जैसे 4 3 12, 7 3 के 21 और 8 3 के 24, ये तीनों लोग का उम्र आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा 10 नंबर। किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक दर पर 4 वर्ष और 8 वर्ष का साधारण ब्याज का योगफल 960 रुपया है, वह राशि ज्ञात करें। तो देखिए किसी धनराशि पर 8% की दर पर और 4 वर्ष और 8 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी जो दर दिया है सेम है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, और 4 वर्ष और 8 वर्ष 2 ठो साधारण ब्याज दिया गया है। एक जैसे दर एक ही है लेकिन समय अलग अलग दिया गया है, और जब ब्याज मिला है तो उसको ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ, 960 रुपया। तो आप भी हम लोग पहले ब्याज ज्ञात करेंगे, यानी 8% की दर से एक बार 4 साल दे दीजिए, फिर 8% की दर से एक बार 8 साल दे दीजिए। यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 8 चौके 32 बराबर 8 8 64, जोड़ दीजिए। वास्तव में ब्याज कितना परसेंटेज में मिला है, 4 2 6 और 6 3 9, इधर हो गया 96%। ब्याज के रूप में इधर भी 96% मिला था, और रुपया में ब्याज कितना मिला था, सभी लोगों का मिला के, यानी दोनों लोगों का योगफल 960 रुपया। बस 100% परसेंटेज ऊपर जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 96, कटा दीजिए। 1000 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। अंकित मूल्य पर 20% और 30% के छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। वस्तु का क्रय मूल्य जरूर बताएं आपको, यानी वस्तु का क्रय मूल्य बताना है।
ऐसे क्वेश्चन हमने आपको काफ़ी प्रैक्टिस सेट में करा दिया है, उम्मीद होगा आप लोग इसको करेंगे ज़रूर। तो देखिए करते हैं इसको। अंकित मूल्य पर 20% और 30% की दो क्रमिक छूट दी गई है और उसके बाद छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 840 रुपया में। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए वास्तव में जो हमारा देखिए क्रय मूल्य नहीं पूछना चाहिए, यहाँ पे अंकित मूल्य पूछना चाहिए, क्योंकि अंकित मूल्य पे ही छूट दिया गया है। यहाँ पे अंकित मूल्य ही होना चाहिए, ठीक है। तभी तो अंकित मूल्य पे ही छूट दिया गया होगा किसी वस्तु को और बेचा गया 840 में। तो अंकित मूल्य 840 से हमारा अधिक ही आएगा, क्योंकि अंकित मूल्य अधिक होगा तभी तो छूट देने के बाद 840 में आया होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अंकित मूल्य है। अब जैसे में 840 रुपया का हमने एक वस्तु बेचा था तो 20% का छूट दिया है, तो 20% का छूट दिया है तो हमने अपने पास रखा कितना होगा, तो लिखेंगे 100 बटा में 20% छूट 80। देखिए उल्टा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको पीछे जाना है, ठीक है। तो पीछे जाना है तो 100 बटा में 80, फिर एक बार 100 बटा में 30% छूट दोगे तो 70% अपने पास रखे होगे। बस इसी को हल कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। 0 से 0, इसका 0, फिर एक 0 से फिर इसका 0, यानी 100 एक कट गया है। अब कटाइए, 7 से 12 सते 84 कट गया। 4 से कटा दीजिए, 4 दूना 8, 4 तियाई 12। 2 से कटा दीजिए ये वाला 50, यानी 30 में 50 के गुणा कर दीजिए, 5 तियाई 15। 1500 रुपया जो वस्तु का अंकित मूल्य था, ठीक है। डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, 1500 रुपया, ठीक है। हमने आपको बताया भी था 840 से अधिक ही आएगा अंकित मूल्य, क्योंकि ये विक्रय मूल्य दिया है 840 रुपया। अगला प्रश्न होगा हमारा 12 नंबर। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 6 घंटा में 66 किमी और धारा के प्रतिकूल 8 घंटा में 72 किमी की दूरी तय कर सकता है, तो धारा की चाल बताएं। देखिए जो भी हम अपना सीरीज कराए हैं, यानी जितने भी प्रैक्टिस सेट मॉडल सेट कराए हैं, इसमें धारा और नाव से ज़रूर हम क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको एकदम हर हालत में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको इग्नोर ना करें, जिसको नहीं आ रहा है उसको समझने का प्रयास करें कैसे हो रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 6 घंटा में 66 किमी और धारा के प्रतिकूल 8 घंटा में 72 किमी की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चाल निकालेंगे यहाँ से, चाल बराबर दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। तो अब निकालते हैं। देखिए 66 में 6 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा कितना 11। अब अनुकूल चाल है, यानी यक्स प्लस वाई। अनुकूल का मतलब हमने बताया था, धारा के साथ जब आप बहेंगे तो उसे अनुकूल कहेंगे, आप प्रतिकूल उसे कहेंगे जो धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे। तो एक बार हम लोग का आ गया यक्स प्लस वाई बराबर 11, और एक बार भाग दे दीजिए 72 में 8 से, आ जाएगा कितना 9, यानी यक्स प्लस वाई बराबर 11 और एक्स माइनस वाई बराबर 9, ठीक है। अब तो धारा की चाल बताना है। देखिए नाव का चाल है एक्स, धारा की चाल है वाई। अब इसमें प्लस और वाई माइनस में है, इसको कटा लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर 11 9 20। अब कटा दीजिए 2 से, यानी 10 किलोमीटर 10 किमी प्रति घंटा ये हम लोग का नाव का चाल है। अभी हमने यहाँ पे देखा यक्स प्लस वाई बराबर आया था कितना 11। अब यहाँ पे 10 जैसे ही रखेंगे वाई इधर जाके 10 घटेगा, यानी वाई का विमान कितना आ जाएगा 1 किमी प्रति घंटा, जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। और धारा का चाल हमारा 1 किमी प्रति घंटा और नाव का चाल कितना आ गया है 10 किमी प्रति घंटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। दिए गए प्रश्न में वह विकल्प चुने जिसे दिए गए शब्दों से नहीं बनाया जा सकता है, यानी ये शब्द आपके सामने रखा गया है और इससे मिलकर ये चारों में से कौन नहीं बनाया जा सकता है उसी को आपको चुनना है। यानी इसमें से 3 बनाए जा सकते हैं और एक नहीं बनाया जा सकता है, उसी को आपको चुनना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है यह। तो देखिए इसमें आपको देखना ही पड़ेगा, इसी से बिल्कुल आसान है। देखिए इसको और समझिए। यल ई इसमें दिख रहा है, यल ई, यन ये भी दिख रहा है, टी भी दिख रहा है, आई भी दिख रहा है और एल भी, यानी पहला तो बनेगा। दूसरा चेक करते हैं, यल ए ये भी दिख रहा है, डबल टी बिल्कुल है, आई ये भी है, सी और ई ये भी है, ठीक है।
तीसरा देखिए कैटल लिखा है CATT, ठीक है, डबल टी भी है, LE ये भी बनेगा। अब चौथा देख लीजिए, अब सिंपल सा चौथा ही नहीं बन सकता है क्योंकि 3 हमने चेक कर लिया, यही नहीं, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा D। अब कैसे नहीं बनेगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। LE ये भी दिया है, A भी दिया है, इसमें R भी दिया है और LT भी दिया है, लेकिन N जो रखा है ये नहीं दिया है, यानी D हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा नहीं बनाना था ये है पूछा गया आपको, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन होगा, दिए गए 4 विकल्पों में से एक निश्चित तरह से भिन्न है, भिन्न का पहचान करें। देखिए पुस्तक, समाचार पत्र, प्रकाशक और पत्रिका, चारों में से आप दिखने से ही समझ में आ जाएगा, पढ़ेंगे तो। पुस्तक, समाचार पत्र, प्रकाशक और पत्रिका, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रकाशक एक पढ़ने वाला कोई नहीं है, सारी चीज़ पढ़ने वाला, पत्रिका को भी पढ़ते हैं हम लोग, समाचार पत्र भी, पुस्तक भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रकाशक जहाँ पे पुस्तक प्रकाशित होती है यह दूसरा चीज़ हो जाएगा, यानी सी हमारा आंसर सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए व्यंजन को सरल करें, यानी इसको हल करना है, बोडामास नियम से हल करेंगे, ठीक है। बोडामास फिर से हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। पहले भाग यानी ब्रैकेट हल करेंगे, का हल करेंगे, फिर भाग, गुणा, जोड़, उसके बाद घटाना। अब चलिए देखते हैं इसको। 25 माइनस अंदर वाले व्यक्ति को हल करेंगे पहले, 4 में 2 का भाग देंगे 2 प्लस 11.5 प्लस 9.5। अब पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लीजिए, 25 को जोड़िए और इन तीनों को जोड़ लीजिए, यानी 11 9 20 और 21 25 जोड़ लीजिए, 21 25, 5 1 6, 2 2 4 46, और 46 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 44 भी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, 44। अगला प्रश्न होगा 16 नंबर, यदि R का अर्थ है प्लस, T का अर्थ है माइनस, S का अर्थ है गुणा और U का अर्थ है भाग, तो समीकरण का मान ज्ञात करना है। ये भी बोडामास पे ही लगेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए रखते हैं, आप भी इसको करने का प्रयास करें अपने कलमों द्वारा। आप लोग जब भी सेट हल करें आप कलम कापी लेकर बैठे, तभी आपको समझ में आएगा। जहाँ पे डाउट होगा आप समझने का प्रयास करें, कैसे होगा हम बताएंगे आपको बिल्कुल ही। देखिए रखते हैं मान इसको, 10, T का अर्थ क्या है देखिए -2, R का अर्थ क्या है प्लस 20, U का अर्थ क्या है भाग 5, S का अर्थ क्या है गुणा, और उसके बाद कितना है 70 है कि 7 है, चलिए देखते हैं बनाते हैं, हमें तो नहीं लग रहा है 70 होगा। अब करिए, सबसे पहले भाग हल कर देंगे, 5 से भाग दे दीजिए, 4 आ जाएगा, यानी 10 माइनस 2 प्लस 4 गुणते 70, ठीक है। अब गुणा करेंगे, देखिए फिर क्या करेंगे, 70 नहीं होना चाहिए, देखिए 70, इसको 0 हटा देते हैं क्योंकि ऑप्शन से दिख रहा है कि ऐसा इतना नहीं आएगा। अब गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28 और 28 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 38, और 38 में 2 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 36, जो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। 36, यहाँ पे 0 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बनाएं 0 नहीं रहेगा, क्योंकि 70 रखेंगे तो आंसर काफ़ी दूर चला जाएगा, यानी अधिक आ जाएगा। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 17 नंबर, यदि बोतल को इतना लिखा जाता है FSXXPI के रूप में लिखा जाता है, तो कैलेंडर को कैसे लिखा जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले कितना कितना बढ़ा है, घटा है या बढ़ा है। देखिए BOTTLE, इसका नंबरिंग देख लीजिए, 2 15 20 20 12 5, और इसको लिखा कितना है F यानी 6, S यानी 19। तो देखिए कैसे हुआ है, 2 से 4 बढ़ा है, 15 से 4 बढ़ा, यानी 4 का वृद्धि हुआ है। सिंपल सा पकड़ा गया आपको यहाँ पे, यानी 4 का प्रत्येक में वृद्धि किया गया। हम भी 4 का वृद्धि कर देंगे, तो CALENDER कैलेंडर, कैलेंडर को कैसे लिखेंगे, C में 4 जोड़ दीजिए, यानी 4 3 7, यानी G, 4 जोड़िए इसमें,
1 में 4 5 यानी ई, ठीक है। यल में 12 में 4 जोड़िए, 12 4 16, 16 का मतलब पी। इसमें 5 जोड़ दीजिए, 5 4 9 यानी आई। 14 में 4 जोड़िए, 18 यानी आर। किसमें दिख रहा है? जी ई पी आई आर, जी ई, पहला ही हमारा बिल्कुल सही होगा, जी ई पी आई आर, यानी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखने पे और किसी में आर नहीं आया है, इसमें ही आर आया है, ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसे ही आप लोग करेंगे, पहले नंबरिंग देखेंगे कितने का वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है, उसके बाद वैसा ही इसमें कर देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। यानी के ओ आर संबंध है, आई एम पी में जो संबंध होगा उसी तरह आप ई टी एम में संबंध दर्शा के आगे बढ़ेंगे। के ओ आर को लिखा है आई एम पी। देखिए के का होता है 11, ओ का होता है 15, आर का होता है 18 और आई का होता है 9 13 और इसका 16। कैसे हुआ? 11 से 2 घटा है 9, 15 से 2 घटा है 13 और 18 से 2 घटा है 16, यानी प्रत्येक में 2 2 का कमी किया गया है। हम भी कमी करके आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। ई टी और एम, नंबर लिख लीजिए 5 20 और 13। कम कर दीजिए, 5 में 2 घटा देंगे, आ जाएगा 3 यानी सी। 20 में 2 घटा दीजिए यानी 18 यानी आर। 13 में 2 घटा दीजिए 11 यानी के, सी आर के, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, सी आर के लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 19 नंबर। दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 45, 55, 72, 97, 131, क्वेश्चन मार्क। सीरीज देखते हैं कैसे हुआ है। 45, 55, 72, 97, 131। घटाइए 45 से 55, 10, ठीक है। 55 से 72 घटाइए, 72 में 55, 12 में से 5 घटेगा 7 और यहाँ से 6 में से 5 घटेगा 1, 17, यानी 10 बढ़ा है, फिर 17 बढ़ा है, फिर 97 से 72 घटाइए, 7 में से 2 घटेगा, बचेगा हमारा 5 और 9 में से 7 घटा देंगे 2, यानी 25। फिर यहाँ पे 2 ठो सीरीज इसमें लग रह गया है, 10 से बढ़ा है 7, फिर यहाँ पे 17, 5 3 8, यानी 8 फिर बढ़ा है, यानी 2 ठो इसमें सीरीज है। आप लोग इसको करिएगा और बताएं इसका 19 नंबर का क्वेश्चन कैसा होगा, यानी आंसर इसका क्या रहा है। हमने आपको बता दिया इसमें 2 ठो सीरीज गया है, कैसे भी वो भी बता दिया है, 10 उसके बाद 17 उसके बाद, यानी नीचे देखने पे 8 बढ़ा है, 7 बढ़ा है, फिर 8 बढ़ा है, फिर 9 बढ़ा है, उसके बाद ऐसे चला है। तो आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। 20 नंबर क्वेश्चन है, 6 लोग एक वृत्ताकार के टेबल पर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में। अब आगे दिया है u जो है y और z के अनुक्रम में है। अनुक्रम का मतलब समझिए बीच में है, ठीक है। अनुक्रम का मतलब जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं और एक यहाँ पे बैठा है, तो अनुक्रम का मतलब यहाँ पे जो बैठने वाला व्यक्ति होगा इनके साथ में बैठा है। सबसे पहले वृत्ताकार एक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसको सवाल को हम लोग बनाते हैं। u जो है y और z, u जो यहाँ पे अगर बैठेगा y और z के बीच में बैठे, ठीक है। अब u y के बाईं ओर, u जो है y के बाईं ओर है, तो बाईं ओर कब बैठ सकता है u, ठीक है। वो u जो है बाईं ओर और लेकिन z के दाईं ओर बैठा है। u y और z के अनुक्रम में है, u y के बाईं ओर है, तो u y के बाईं ओर नहीं बैठा है, यानी इसका मतलब हमें इस तरह बैठाना पड़ेगा। देखिए इसको 1 2 3 4 5 6, u हमने यहाँ पे बैठा दिया, इसको y बैठा दीजिए और यहाँ पे y और z, u और यहाँ पे बैठा दीजिए z। अब हमारा बन गया। अब इसको हम लोग करते हैं, z यानी बीच में बैठा भी है। अब पढ़िए, u जो है y के बाईं ओर लेकिन z के दाईं ओर है, बिल्कुल सही बता रहे, यानी z के इधर दाईं ओर है और ये u बाईं ओर है। फिर v u के ठीक विपरीत है, यहाँ पे ऊपर बैठा दीजिए v को, लेकिन x के बाईं ओर और w के दाईं ओर है। जो v है x के बाईं ओर, यानी x यहाँ पे बैठेगा बाईं ओर हो जाएगा और इसके कौन किसके हो जाएगा, ये
दाईं ओर, यानी W के दाईं ओर, बस बैठ गया। अब बताना क्या है आपको, Y के ठीक सामने कौन बैठा है। तो Y के ठीक सामने देख लीजिए कौन बैठा है, यक्स। यक्स हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, यक्स। अगला प्रश्न होगा 21 नंबर, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे नंबर पर कौन होगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए शब्दकोश में तो तीसरे नंबर पे कौन होगा। देखिए इन्हीं ऑप्शनों में से आपको बताना है पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा और चौथा कौन आएगा। तो हमसे पूछा गया तीसरा, उसी को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो पहला दूसरा आपको तो ज्ञात करना पड़ेगा, तभी आप तीसरा बता पाएंगे। तो देखिए सब में जो जो कॉमन है पहले उसको काटिए। देखिए पी वाला पूरा कट जाएगा पहला तो ही। उसके बाद देखिए पी पी सब में कॉमन है, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पी के बाद क्या आता है, यानी पी अगर कट गया उसके बाद देखिए ABCD में सबसे पहले क्या आता है, ABCDEFGH आएगा। यानी एच वाला तो पहला नंबर पे आ गया, एकदम पहला ही दिख रहा है, पहला नंबर पे। उसके बाद आई सब में दिख रहा है, आई सब में एक बार काट दीजिए। तो अब बचा है CE और G। अब बताइए ABCD में पहले क्या आएगा। तो पहले आएगा हम लोग का C, यानी ये हो जाएगा दूसरा नंबर पे। उसके बाद ये हो जाएगा तीसरा नंबर पे और ये हो जाएगा चौथा नंबर पे। हमने आपको ऑप्शन में उसी तरह सजाया है, यानी तीसरा नंबर पे पूछा गया तो हमारा C बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी तरह हम लोग छाँटेंगे, जहाँ तक कॉमन मिलेगा सबसे पहले सब में काट देंगे। जैसे पी सब में दिखाई दिया तो पी हमने सभी को काट के उसके बाद हमने तर्क किया कि उसके बाद ABCD में सबसे पहले कौन आता है। अगला क्वेश्चन होगा 22 नंबर, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, वह व्यक्ति मेरे पति का इकलौता भाई का पुत्र है। व्यक्ति से महिला किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कह रही है, यानी यहाँ पे हम व्यक्ति बना दे रहे हैं, व्यक्ति, और एक यहाँ पे महिला है, ठीक है। महिला कह रही है वह व्यक्ति मेरे पति का, यानी यहाँ पे इसका पति होगा, पति का इकलौते भाई, यानी यह व्यक्ति जो है इसका पति का भाई है, भाई का पुत्र है, यानी इसी का भाई का पुत्र है, यहाँ पे पुत्र होगा। तो ये पुत्र जो है इस महिला को क्या कहेगा, सिंपल सा है, अपने पिता के भाई के पत्नी को आप चाची, यानी चाची हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा 23 नंबर, परीक्षा पास करने वाले में मनीष ऊपर से 16वां और नीचे से 19वां स्थान प्राप्त किया। 6 लड़के परीक्षा में भाग नहीं लिए और 5 इसमें असफल रहे, तो क्लास में कुल कितने लड़के थे। तो देखिए परीक्षा पास करने वाले मनीष ऊपर से 16वां है, इधर से यानी ऊपर से जब गिना जा रहा है तो 16वां है, नीचे से ही गिना जा रहा है तो ये 19वां आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे वास्तव में कितने यानी कि लड़के पास हुए हैं। तो देखिए 16 और 19 जोड़ दीजिए, क्योंकि मनीष को ही ऊपर नीचे से गिना गया, 9 6 15 और 1 2 1 3 35, यानी 35 में से एक घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 34, ठीक है। 16 19 जोड़े हैं हम लोग और एक घटाएं कहें कि मनीष को ही ऊपर और नीचे से गिना गया है। तो 34 लड़के तो इस तरह हो गए जो पास हुए थे। अब 6 लड़के परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं, तो इसमें और 6 जोड़ दीजिए, थे 40, और इसमें 5 लड़के असफल रह गए हैं, यानी फेल हो गए हैं, तो 5 और जोड़ दीजिए। टोटल कितने थे 45, ठीक है। 45 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए 45 डी में 55 लिखा गया, 45 हमारा सही होगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 45 से आएगा कि नहीं। 16 और 19 जोड़ लीजिए, क्योंकि मनीष को ही गिना गया, 9 6 15 1 1 2 1 3 35, एक घटा देंगे, टोटल हो जाएंगे लड़के जो है 34। 34 में 6 जोड़ेंगे 40 और 5 जोड़ देंगे 45, हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा 45। जो ऑप्शन डी में 55 लिखा गया यहीं पे मिस्टेक हुआ है। अगला प्रश्न होगा 24 नंबर, सुरेश और नरेश एक कार्य को 8 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं, लेकिन वो कार्य जो है एकांतर दिनों पर करते हैं, और कार्य की शुरुआत नरेश करे तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, तो देखिए 8 और ये 16 दिन में करता है।
सबसे पहले इन लोगों का क्षमता निकालते हैं, जिस तरह हम लोग सवाल बनाते हैं। तो 8 दूना के 16 और 16 एकम 16, यानी टोटल जो कार्य कितना करना था, टोटल कार्य हम लोग को, टोटल कार्य 16 को कार्य करना था। अब इन लोगों का क्षमता कितना आ गया, 2 संबंध 1 का। लेकिन बोला है इसमें कि कार्य की शुरुआत नरेश करता है, यानी नरेश ये है और सुरेश ये है। यानी इन लोग का इस तरह कार्य चल रहा है कि पहले नरेश आ रहा है, उसके बाद आ रहा है सुरेश, फिर नरेश आ रहा है, फिर आ रहा है सुरेश। तो देखिए, पहले नरेश का क्षमता लेके आएंगे 1, उसके बाद सुरेश का क्षमता लेके आएंगे 2, फिर नरेश का क्षमता 1, फिर सुरेश का क्षमता लेके आएंगे 2। अब वास्तव में देखा जाए तो एक दिन ये लगा, एक दिन ये लगा, 2 दिन में कितना कार्य हुआ है, देख लीजिए, 2 1 3, 2 दिन में कितना कार्य हुआ है, 3 कार्य हुआ है। और टोटल कार्य कितना करना है, 16। अब देखिए, टोटल जो कार्य करना है 16, तो सबसे पहले आप इस तरह भी समझ सकते हैं, 16 को कार्य करना है तो इसके नज़दीक जाइए, गुणा ऐसे करिए दोनों में कि 16 के नज़दीक जा सकें हम लोग। तो बिल्कुल नज़दीक जाना है, ऐसा नहीं कि दूर रखना है। तो 5 में इधर भी गुणा कर दीजिए, 5 में इधर कर दीजिए, इधर मिल जाएगा 10 दिन, इधर मिल जाएगा 15, यानी 10 दिन में कितना कार्य हुआ, 15 को कार्य हो गया। अब जो बाकी बचा है शेष कार्य, को बचा है, एगो कार्य, और फिर इसको करने कौन आएगा, नरेश ही आएगा, क्योंकि नरेशी कार्य की शुरुआत कर रहा है। तो नरेश का क्षमता कितना था, 1, 1 में 1 का भाग देंगे, 1 दिन ही मिलेगा, यानी 10 दिन यहाँ पे कार्य हुआ था और 1 दिन और हो गया, यानी टोटल कार्य कितना दिन में हुआ, 11 दिन। हमारा सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न होगा 25 नंबर। अमन जो है अनिल से 5 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। तो अमन की वर्तमान आयु आपको बताना है। तो देखिए, अमन अनिल से 5 वर्ष बड़ा है, ये बात पहले हम समझ लेते हैं। लेकिन जो दिया है सवाल में, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:4 है। लेकिन ये 4 वर्ष बाद का है, अभी वर्तमान का नहीं, आगे का ये बता रहा है। तो जब 4 वर्ष बाद इन लोग का पहले उम्र में देखिए अनुपात में कितने का अंतर है, 1 का। आप समझिए यहाँ पे कि अगर आप 10 वर्ष का है और आपका लड़का 12 वर्ष का है, तो आप 10 वर्ष बाद जाएंगे, चाहे 20 वर्ष बाद जाएंगे, आपका लड़का के बीच में अंतर कितना रहेगा, 2 का ही रहेगा। जो शुरू में रहेगा अंत में भी वही रहेगा, या 10 वर्ष पीछे जाएंगे तो भी वही रहेगा। काहे कि आपका उम्र भी बढ़ेगा और आपके लड़के का भी उम्र बढ़ेगा, तो हमेशा आपका अंतर जो होगा शुरू में, वही लास्ट में भी होगा। तो देखिए, 5:4 का अनुपात है, तो इन लोग का अनुपात में देख लेते हैं अंतर कितना है, 1 बराबर उम्र में कितना बड़ा था, वो 5 बड़ा था। अब दोनों का उम्र निकाल लेते हैं, 25 वर्ष और ये 5 चौके 20 वर्ष। लेकिन ये 4 वर्ष आगे का हम लोग का उम्र है। तो जैसे में हम अभी आपको बोलेंगे कि 20 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष बाद मैं 30 वर्ष का हो जाऊंगा, तो अभी वर्तमान में मैं कितना हूँ, सिंपल सा है, 5 वर्ष बाद ना मैं 30 का हूँगा, तो अभी मेरा उम्र 25 वर्ष है। उसी तरह यहाँ पे बोला गया है कि 4 वर्ष बाद अमन जो है 25 का होगा और अनिल 20 का होगा। तो इन लोगों का वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो इसमें 4 घटा दीजिए, 21 वर्ष का ये है अभी, और ये 16 वर्ष का है। पूछा किसके बारे में, अमन। अमन का हमारा बिल्कुल सही होगा 21 वर्ष ए। अगला क्वेश्चन होगा 26 नंबर। एक आदमी 450 रुपये में अपनी घड़ी बेचकर 10% की हानि होती है। यानी एक आदमी जो है 450 का एक घड़ी बेचा है, तो 10% का हानि हुआ है। तो घड़ी का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य आपको बताना है। पीछे जाएंगे यानी इससे हमारा मूल्य अधिक आएगा, काहे कि बेचने के बाद हानि हो गया उसको। तो 450 गुणते 100 बटा में 10% का हानि, यानी लिया कितना होगा, परसेंटेज में 100 अगर हानि करा देंगे तो 90 लेंगे हम। 0 से 0 न बचे 45, यानी 500 का घड़ी था। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा 27 नंबर। 2 संख्याओं का लघुत्तम समअपवर्तक 78 है तथा महत्तम समअपवर्तक 26 है। देखिए, आप लोग वीडियो खत्म होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा है, क्योंकि सारे ही चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया था। महत्तम समअपवर्तक 26 है, यानी इनमें से एक संख्या 52 है, तो दूसरी संख्या आपको बताना है। सिंपल सा एलसीएम एचसीएफ जरूर आप पढ़े होंगे, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ, ठीक है, ऐसा आपको हमने भी बताया है। तो पहली संख्या हम रख देंगे यहाँ पे 52, दूसरी संख्या हमें नहीं पता है यक्स, बराबर एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया है, यानी 78 गुणते 26। कटाइए 13 से, 13 चौके 52, 13 छक्का 78,
फिर कटा दीजिए 2 से 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6, फिर 2 से कटा दीजिए इसको, 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, अब 13 तिया 39, यानी दूसरी जो संख्या क्या थी 39, हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 80 का 20% गुणते 4 भागा 0.32 प्लस 50 है, तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा। बोर्डामास का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले का ही हल करेंगे, यानी 80 का 20% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 16। अब यानी 16 गुणते यहाँ पे आ गया कितना 4 भागा 32 है प्लस 50। आज काफ़ी ही टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसको करते हैं हम लोग। सबसे पहले भाग हल करेंगे। अब तो भाग हल करेंगे तो लिखेंगे 4 बटा में 32, अब इसको कर दीजिए यहाँ पे कितना 100, क्योंकि दशमलव हटाएंगे, और यहाँ पे भी था गुणते 4 चौके 16। अब कटा दीजिए 16 से 16 दूना 32, 2 से कटा दीजिए इसको 2, और ये हो गया 200, अब प्लस 50 जोड़ दीजिए 250। सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 250। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा 29 नंबर। ए संबंधे बी बराबर 4 संबंधे 5 और बी संबंधे सी बराबर 3 संबंधे 5, तो आपको बताना है सी माइनस बी बट्टा में बी प्लस सी का मान। सबसे पहले आपको ए बी सी का मान ज्ञात कर लेते हैं, ये वाला नियम पे ए बी और बी सी। ठीक है, निकालते हैं 4 संबंधे 5 और 3 संबंधे 5, निकाल लीजिए। 4 3 12, 5 3 15, 50 25, यानी आपके सामने आ गया है ए का मान 12, बी का मान 15 और सी का मान 25। तो सी में से बी घटाना है, तो सी में से बी घटा दीजिए, ऊपर हो जाएगा 25 में से 15 घटेगा, ऊपर हो जाएगा 10, और नीचे बी और सी जोड़ देना है, बी और सी जोड़ देना है, 25 15 40, कटा दीजिए अनुपात 1 बटा में 4, 1 बटा में 4 हमारा आंसर सही होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और आप लोगों के ये क्विज रखा गया है, तो आप लोग इसका क्विज में ज़रूर जवाब दें। हम उम्मीद करेंगे अगली बार से इतना ज़्यादा टाइपिंग में मिस्टेक ना, 2 क्वेश्चन में आज हमारा गलत हो गया था लिखने में, आगे से इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। आप लोग को बताना है आज का क्विज है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में जानकारी ज़रूर दें, और इसका आंसर क्या है अपना जानकारी ज़रूर दें। धन्यवाद। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।